नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मनमोहन सिंह का भी 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं कि इन दो प्रधानमंत्रियों में देश के लिए सबसे अच्छा काम किस प्रधानमंत्री का था, किसका कार्यकाल सबसे अच्छा था, देश कल्याण के लिए था, किसके कार्यकाल में भारत कितना आगे बढ़ा। आइए कुछ फैक्ट के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास कुछ डाटा है। इसी डाटा के आंकड़ों के अनुसार हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री देश के लिए अधिक लाभदायक या फिर अच्छा सिद्ध हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि आप किसी भी पार्टी की पहले से ही धारणा बनाकर इस वीडियो को मत देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए, जो भी आपको सही लगे, जो कोई भी आपको गलत लगे, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप कोई भी धारणा बनाकर इस वीडियो को मत देखिएगा। आइए कुछ आंकड़ों से देखने का प्रयास करते हैं किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल अच्छा रहा है देश के लिए इन 10 सालों में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमी। आइए देखते हैं कि किस प्रधानमंत्री के 10 वर्षों में हमारे देश की इकोनॉमी कितना आगे बढ़ी या कितना हमारे देश की इकोनॉमी में सुधार आया। आप जितने भी आंकड़े हैं हम आप बगल स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, आप सभी आंकड़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी के क्षेत्र में बात करें तो जीडीपी की अगर बात करें तो 2004 में जहाँ भारत की कुल जीडीपी 700 बिलियन डॉलर थी, उस समय जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, और 2014 में उनके 10 साल के कार्यकाल में यह भारत की कुल जीडीपी बढ़ करके 2 ट्रिलियन डॉलर हो गई। यानी कि मनमोहन सिंह के 10 साल के करियर में भारत की जीडीपी 1.34 ट्रिलियन डॉलर जो है आगे बढ़ी थी। वहीं नरेंद्र मोदी के समय में जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी थी 2 ट्रिलियन डॉलर और इस समय भारत की जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि नरेंद्र मोदी के 10 साल में भारत की कुल जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है। अगला है हमारा डेप्ट, यानी कि कर्ज किस प्रधानमंत्री ने अधिक लिया है। तो अगर हम 2004 में देखें, भारत पे कुल कर्ज था 17 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2014 में बढ़ करके हो गया 55 लाख करोड़ रुपए। यानी कि मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कैरियर में लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। वहीं जो है नरेंद्र मोदी जो है इस समय भारत का कुल कर्ज जो है 168 लाख करोड़ हो चुका है। यानी कि 2014 में जहां 55 लाख करोड़ रुपए था, वहीं ये कर्ज बढ़ करके 168 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के करियर में 114 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले चुके हैं। वहीं मनमोहन सिंह अपने 10 साल करियर में 38 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यानी कि मनमोहन सिंह की तुलना में नरेंद्र मोदी लगभग 3 गुना अधिक कर्ज लिए हैं। अगला है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 2004 में यह लगभग था 128 बिलियन डॉलर, जो कि 2014 में बढ़कर के हो गया 304 बिलियन डॉलर। वही इस समय है 617 बिलियन डॉलर। यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है मनमोहन सिंह की तुलना में भी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी 2 गुना हुआ था और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी 10 सालों में 2 गुना है। अगला पॉइंट है हमारा रुपये का अवमूल्यन। दोस्तों, डॉलर की तुलना में रुपये का अवमूल्यन अगर हम देखें तो जहां 2004 में $1 बराबर 45 रुपए के आसपास था, वहीं 2014 में यह घट करके हो गया $1 बराबर हो गया 62 रुपए के आसपास। वही इस समय $1 की कीमत 83 रुपए के आसपास है। यानी कि 2004 से 2014 तक देखें तो मनमोहन सिंह के समय में रुपयों का लगभग 17 रुपए अवमूल्यन हुआ था। वहीं 2014 से अब तक का देखें तो नरेंद्र मोदी के 10 साल के करियर में रुपये का अवमूल्यन लगभग 21 रुपए हुआ है। अगला हमारा है पॉइंट ग्राउंड लेवल पर जो बड़ी मात्रा में या परिवर्तनीय या फिर क्रांतिकारी जो योजनाएं थी या जो काम हुए हैं जिनका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। आइए दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है भारत के लिए एक जो है क्रांतिकारी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देखें तो 2005 में इनके द्वारा लिया गया था RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया था। कोई भी आदमी जो है किसी भी सरकारी काम के किसी भी कार्य के लिए सीधे RTI जो है दाखिल करके उसकी जानकारी ले सकता है, जो कि अपने आप में इंफॉर्मेशन और एक लोकतंत्र के लिए एक क्रांतिकारी काम किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। वहीं 2006 में मनरेगा स्कीम लाई गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, जिसके कारण से ये भी एक क्रांतिकारी काम सिद्ध हुआ था। जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या थी, जो हमारे देश में मजदूर थे, उनके लिए एक वरदान साबित हुई थी। आज भी मनरेगा से लगभग 15 करोड़ लोग से अधिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उस समय से लेकर के ये F7 तक यह योजना अभी तक लगातार चलती आ रही है। वही अगला है 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन,
लेकर आए थे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा हमारे देश में जो अशिक्षा फैली हुई थी उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए राइट टू एजुकेशन लाया गया था 2009 में, जो कि अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कार्य किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। वहीं 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, जिसके कारण से हमारे देश में जो भुखमरी की समस्या थी उसको मिटाने के लिए हमारे देश में इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाया गया था, जिसमें 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया गया और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है, जो कि हमारे देश में भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए एक क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दोस्तों, ये थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई कुछ क्रांतिकारी और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब आइए हम देखते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन 10 वर्षों में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी, जो एक क्रांतिकारी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हमारे देश में जो है महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई, जो धुएं और लकड़ी की समस्या से निपटने के लिए उन्हें खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे प्रदान किए गए। भले ही कुछ इसमें विवाद उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यह योजना बहुत ही क्रांतिकारी, भारत को एक तरह से विकसित की ओर बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत आप देख रहे होंगे कि जिन गांवों में, जिन क्षेत्रों में, गली मोहल्लों में आज़ादी के बाद अभी तक सड़कें नहीं बनाई गई थी, उन सड़कों का निर्माण किया गया, उन्हें आरसीसी या फिर पक्की कंक्रीट बिछाकर उन सड़कों को बनाया गया। गांव-गांव, गली मोहल्लों में सड़कें इसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी योजना ये भी सिद्ध हुई है। इसके तहत अभी तक लगभग 7300 किलोमीटर से अधिक सड़कें जो है बनाई जा चुकी हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अगली हमारी जो है योजना डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भी भारत को एक तरह से विकसित करने के लिए या भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है डिजिटल इंडिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल पेमेंट, जो भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला, सबसे सिक्योर पेमेंट डिजिटल पेमेंट भारत का ही सिद्ध हुआ है यूपीआई। इसे कई देश जो है अपना रहे हैं भारत के यूपीआई सिस्टम को। इस तरह से डिजिटलाइजेशन आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, या फिर आपका रोजगार हो, या फिर आपका पेमेंट हो, हर क्षेत्र में आपको डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई है, जहां आजादी के बाद भारत के अधिक से अधिक आबादी के पास जो है बैंक खाते नहीं थे, उन्हें बैंकों का कोई पता नहीं था। इस योजना के तहत लगभग अगस्त 2023 तक अभी तक 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते इन 9-10 सालों में खोले गए हैं, जो कि अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश को विकास को देखने के लिए, विकास कितना कर रहा है, विकसित हो रहा है कि नहीं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है और विकसित होता है, उस देश में अधिक विदेशी निवेश आते हैं। जब विदेशी निवेश अधिक आते हैं, तभी देश जो है जाकर अधिक विकास की ओर बढ़ता है, और देश में भी उन उत्पाद या भी उपयोग के नियमों में काफ़ी ज़्यादा सरलता आ जाती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नेशनल हाईवे को पहले देखें, 2004 में जहां 58,000 किलोमीटर थी भारत में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई, वहीं यह 10 सालों में मनमोहन सिंह के बढ़ के 33,000 किलोमीटर बढ़ करके 2014 में 91,000 किलोमीटर हो गई। वहीं अगर नरेंद्र मोदी के समय में देखें तो 2014 से यह बढ़ करके 1.47 लाख किलोमीटर हो गई, और नितिन गडकरी का कहना है कि 2025 तक यह 2 लाख किलोमीटर हो जाएगी। अगर हम एयरपोर्ट के क्षेत्र में देखें, मनमोहन सिंह के 10 साल के कैरियर में जहां उनके कार्यकाल में 25 एयरपोर्ट बनाए थे मनमोहन सिंह, वहीं नरेंद्र मोदी अभी तक 66 नए एयरपोर्ट बना चुके हैं। हालांकि इसमें से अभी आधे एयरपोर्ट चालू नहीं किए गए हैं। वहीं जो है नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना, जिसके तहत छोटे बड़े शहरों को आपस में विमान द्वारा जोड़ना था, ये भी एक क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई है और काफ़ी हद तक यह सफल हुई है, जिसके तहत से छोटे बड़े शहर जो है इस उड़ान योजना के तहत विमान से आपस में जुड़ सकें। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है।
अगला पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया की स्वतंत्रता। अगर हम 2004 से 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, उस समय देखें तो मीडिया को पूरी आज़ादी थी कि कोई भी प्रश्न वहाँ सरकार से पूछ सकती है, किसी भी मंत्री से पूछ सकती है, सीधे सवाल जवाब कर सकती थी। वही 2005 में जो है मनमोहन सिंह RTI लेकर आए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके तहत कोई भी आदमी जो है किसी भी सरकारी कामों की सीधे जानकारी ले सकता था। वहीं नरेंद्र मोदी ने इस RTI को 2019 में हमारे देश के लोगों की जो स्वतंत्रता है कि RTI के तहत कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। वही 2014 से अब तक देखें तो मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित कर दिया गया है। केवल मीडिया उसी खबरों को दिखाती है जो सरकार चाहती है, यानी कि सरकार अपना प्रोपोगेंडा जो है मीडिया के द्वारा चलाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो जहां मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के दौरान इन 10 सालों में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहीं नरेंद्र मोदी मात्र 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी अपने चुनाव प्रचार के लिए। इस तरह से आप दोनों प्रधानमंत्री की तुलना कर सकते हैं कि मीडिया और बोलने की आज़ादी और हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कितना नरेंद्र मोदी द्वारा दबाया गया और मनमोहन सिंह द्वारा कितना ज़्यादा उसको खुली छूट दी गई थी। इस क्षेत्र में आप दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति। अगर हम विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जो स्थिति नरेंद्र मोदी के समय में है वही स्थिति मनमोहन सिंह की तुलना में थी। एशिया की बात करें, अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, लेकिन इस समय हमारे पड़ोसी देशों में रिश्तों में कुछ खटास देखने को मिली है, जिसका मेन कारण चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है। लेकिन अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो जो संबंध मनमोहन सिंह के समय थे वही संबंध आज भी नरेंद्र मोदी के समय में है। लेकिन अरब देशों की बात करें, जैसे UAE हो गया, कतर, बहरीन आपका हो गया, ईरान, इराक हो गया, तो मनमोहन सिंह की तुलना में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन देशों से संबंधों में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है और इन देशों के संबंधों में काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिली है। यहाँ तक कि इजराइल देश की आज़ादी के बाद भारत का कोई भी प्रधानमंत्री जो है इजराइल की यात्रा नहीं किया था। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो इजराइल देश की भी यात्रा की। और इस समय आप रसिया यूक्रेन वार को भी देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह से रसिया और अमेरिका दोनों को मैनेज किया। जहां अमेरिका रसिया से व्यापार करने पर सैंक्शन लगाया था, भारत रसिया से व्यापार भी किया और अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखा। इस तरह से भारत की जो है एक बड़ी कूटनीति और विदेशी नीति में जीत हासिल हुई है। इस तरह से आप नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के बीच फॉरेन पॉलिसी में कितना ज्यादा सुधार हुआ है, यहाँ से आप तुलना कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। हालांकि किसी भी देश की बेरोजगारी का सीधा सा अर्थ यही होता है कि जब उस देश के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी में गिना जाता है। भारत की अगर 2004 से अब तक देखें तो भारत की जो बेरोजगारी दर है 6 से 7, 8%, 8 से 7.5, 8, 6, इन 3 अंकों में मूव करती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन इसके नीचे कोई भी आंकड़ा नहीं जाता है। इस तरह से भारत की बेरोजगारी जो है एक सबसे बड़ी समस्या है और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। दोस्तों, ये थे नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के 10 सालों का कार्यकाल में कितना कार्य किया गया है। यदि कोई कार्य हमसे छूट गया हो या जो आपको पता हो हम इसमें नहीं बताए हैं, या आपको किसी में कमियां देखने को मिली हैं, या आपको कोई कार्य उनका गलत लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने सुझाव जो है किसी भी पार्टी या किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में आप रख सकते हैं।